इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, आज है अप्रैल 1 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं। एक टॉपिक हम लोग करेंगे डेमोक्रेसी वाला। हालांकि डेमोक्रेसी वाला टॉपिक हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से थोड़ा सा न्यूज़ में है, तो डेमोक्रेसी के आसपास कई सारी चीज़ों की हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आजकल पॉलिटिकल माहौल बना हुआ है, देश में कैंपेनिंग चल रही है, रैलीज वगैरह चल रही हैं। तो यहाँ पे एक लोग ये भी जानेंगे इसी टॉपिक में कि जो अपोजिशन होती है एक डेमोक्रेसी में, उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो हम लोग जानेंगे। उसके अलावा इंडिया में रिसेंटली कुछ सर्वे किया गया था जिसमें ये पाया गया था कि मेजोरिटी इंडियंस एक्चुअली डेमोक्रेसी को पसंद ही नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि भैया हमारी कंट्री में डिक्टेटरशिप हो, ऑटोक्रेटिक जो है सरकार हो। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। डेमोक्रेसी, ठीक है। उसके अलावा इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक आइलैंड है जो पहले इंडिया का हुआ करता था। 1974 में उसको श्रीलंका को दे दिया गया। उसके बारे में बात करेंगे, कंट्रोवर्सी है थोड़ी सी। थोड़ा ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, थोड़ा आईआर के पर्सपेक्टिव से इसको हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की जो स्टडीज की जाती हैं, जो रिसर्च की जाती हैं, वो कैसे इम्पैक्ट हो रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको मैं नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके अंदर कुछ एक दो पॉइंट आपकी डेफिनेटली एक्स्ट्रा हो जाएगा। उसके अलावा एफएटीएफ क्या है, कैसे काम करता है, न्यूज़ में क्यों है, इसके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, प्रीलिम्स और मेंस में यहाँ से यूपीएससी पहले सवाल पूछ भी चुका है। उसके अलावा एचआईवी एड्स के बारे में एक डिसेंट एडिटोरियल आज दिया हुआ है, किस तरह से इंडिया में जो एक हम लोग बेसिकली प्रोग्राम है, आर्ट बोलते हैं जिसको, उसका यूज करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कैसे इंडिया में एचआईवी के केसेस कम हुए हैं, कौन कौन से चैलेंजेस हैं, फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। अच्छा आर्टिकल है ये भी आपके मेंस के परस्पेक्टिव से। ठीक है जी, चलिए। वैसे तो अप्रैल फूल्स डे भी है आज। तो चलिए पहले टॉपिक बढ़ते हैं सीधा सीधा। पहला टॉपिक ये है हमारा जो बात करता है डेमोक्रेसी इज इन डेंजर वॉन्ट्स अपोजिशन। देखिए अभी रैली में इसमें पिक्चर भी देख सकते हो, लोकतंत्र बचाओ एंड ऑल दैट। तो माहौल ऐसा बन रहा है कि अपोजिशन पार्टी ये आरोप लगा रही है इस प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर कि ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो लोकतंत्र में बिलीव ही नहीं करती है। लोकतंत्र मतलब होता है पीपल, है ना। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, विद द पीपल, जो भी पीपल है, मतलब पीपल ओरिएंटेड होता है। लोगों को यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद बाकी सारी चीजें आती हैं। अपोजिशन का ये कहना है कि भाई ये सरकार को जो है लोगों से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपने काम के लिए काम करती है। जो भी आदमी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलने की कोशिश करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको दबा दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की इज्जत नहीं हो रही है, किसी के पीछे सीबीआई लगा देते हैं, किसी के पास ईडी लगा देते हैं। दुनिया भर का आरोप जो है वो लगाया जाता है अपोजिशन के द्वारा, और उनका कहना है कि ये डेमोक्रेसी इंडिया में खतरे में है। 2024 का इलेक्शन जो है वो लोगों को ये ध्यान में रख के देना चाहिए। एनीवेज, इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट थिंग इज क्या यहाँ पे मेजर चीज है अपोजिशन की, जब हम लोग बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपोजिशन हमारे डेमोक्रेसी के अंदर। मतलब गवर्नमेंट को देखे, हम लोग जब चेक एंड बैलेंस की बात करते हैं तो वो तो अपोजिशन ही करेगा ना। गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाएगी, कोई भी बिल पास करेगी, कोई भी प्रपोजल देगी, तो गवर्नमेंट तो कभी ये नहीं बताएगी इसकी नेगेटिव साइड क्या है। तो जनता को ये कैसे पता चलेगा कि भैया इसकी ये नेगेटिव साइड है। वो कौन बताता है? वो अपोजिशन बताता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह के अंदर जो खामियां हैं, गलतियां हैं, वो तो जनता को अपोजिशन ही बताएगा ना। तो ये अपोजिशन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है डेमोक्रेसी में। तो वोटर को बेसिकली एजुकेट करना, वोटर को उसके अधिकारों के बारे में जो है उसको अवेयर करवाना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अपोजिशन का बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो अपोजिशन करती है ना, सरकार की पॉलिसीज का, प्लान्स का, बिल्स का और कानून का, वो काम होता है। सरकार जो प्रोग्राम वगैरह लॉन्च करती है, ठीक है, वो सब करके सोशल वेलफेयर के अंदर जो सरकार ने स्कीम्स वगैरह लॉन्च की है उसके अंदर क्या गलतियां हो सकती है वो सब बताया जाता है। क्वेश्चन करती है भैया गवर्नमेंट को, अकाउंटेबल जो है वो होनी चाहिए सरकार। ये इंश्योर कौन करता है? अपोजिशन इंश्योर करता है। अपोजिशन कैरी द सजेशन ऑफ द सिविल सोसाइटी टू द पार्लियामेंट एंड और द रूलिंग गवर्नमेंट, है ना। जनता, सिविल सोसाइटी मतलब जनता, एनजीओ, जनता, कम्युनिटीज एंड ऑल दैट, उनकी आवाज कौन पहुंचाएगा? वो पहुंचाता है अपोजिशन। अपोजिशन इज द गार्जियन of the public interest and remind the ruling government its duties towards the people who elected them in the power। तो उनको ये बताती है, जैसे मान लो आपने सीए बनाया, ठीक है। अब सीए में ठीक है बहुत सारी अच्छी चीजें हो सकती है, कुछ गलत चीजें भी हो सकती हैं। तो जनता को ये कौन, उसको सरकार को ये कौन बताएगा, देखो भाई ये गलत चीजें हैं,
जनता इसको पसंद नहीं कर रही है, इससे जनता का ये नुकसान हो जाएगा, ये कौन बताएगा? ये आपकी अपोजिशन ही बताती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार को ये चीजें पता नहीं होते, पता होती हैं, लेकिन अपनी कमियां थोड़ी ना कोई बताता है, तो जनता को अवेयर करने के लिए अपोजिशन जरूरी है। यस। तो अपोजिशन प्रोवाइड्स चेक एंड बैलेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। अब उसमें चेक और बैलेंस करने के लिए कई सारे टूल्स होते हैं, सबसे बड़ा टूल तो पार्लियामेंट ही है। जब पार्लियामेंट्री डिबेट होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, तो वहाँ पे अपोजिशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अर्जनमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं चेक एंड बैलेंस करने के लिए, अपोजिशन के पास सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो सबसे बड़ी बात है। अगर सरकार कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे सभी लोग नाराज हैं, तो ये आप सरकार को हटा भी सकते हो, ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, राइट। उसके लिए जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, यहाँ पे अपोजिशन के लीडर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ सरकार के ही नहीं होते हैं। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का जितना रिप्रेजेंटेशन होता है पार्लियामेंट में, उतने ही लोग पार्लियामेंट्री कमेटीज के अंदर भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन यहाँ पे भी बहुत बड़ा होता है। उसके अलावा मीडिया को अच्छे से कैसे यूटिलाइज करना है, मीडिया का कैसे यूज करना है सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि मीडिया भी ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा टूल है डेमोक्रेसी का, है ना। और मीडिया और अपोजिशन सरकार को अकाउंटेबल बनाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। बट तभी रिसेंटली एक सर्वे किया गया था प्यू के द्वारा, इंडिया में बहुत सारे लोगों से पूछा गया, सवाल जवाब किए गए, उनको कहा भैया आपको डेमोक्रेसी पसंद है कि नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में 85% लोगों का 2023 में ये कहना है कि हम लोग तो भाई डेमोक्रेसी चाहते ही नहीं, हम लोग चाहते हैं मिलिट्री रूल हो, हम लोग चाहते हैं कि अथॉरिटेरियन लीडर जो है वो इंडिया के ऊपर रूल करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है ये। इंडिया में बहुत कम लोग ऐसे चाहते हैं कि इंडिया में अपोजिशन पार्टी होनी चाहिए, या फिर वो फ्रीली ऑपरेट करनी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इंडिया के लोग अपोजिशन में विश्वास खो रहे हैं, सरकार में तो खो ही रहे हैं, मतलब डेमोक्रेसी में तो विश्वास रहा ही नहीं, इसलिए तो मिलिट्री मिलिट्री रूल चाहते हैं। अपोजिशन में भी सरकार में जो विश्वास नहीं रहा। लोगों का ये कहना है कि देखो सभी एक जैसे हैं, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, चाहे जब वो पावर में आती है उसका एक ही काम होता है, जनता को परेशान। हालांकि ऐसा नहीं है कि जनता को परेशान करने का पॉलिटिकल पावर नहीं आती है, लेकिन वो जो इतने सारे क्रिमिनल्स जो पॉलिटिक्स में घुस गए हैं, क्लीन इमेज वाले लीडर्स नहीं हमारे पास रहे, जिसकी वजह से भाई विश्वास तो कम होगा ही ना। जो आदमी आपको रूल कर रहा है उसके ऊपर कोई रेप का चार्ज है, मर्डर का चार्ज है, फिरौती का चार्ज, किडनैपिंग, दुनिया भर के चार्ज लगे हुए हैं, वो आदमी आपकी पॉलिसी बना रहा है, तो विश्वास कहां से होगा लोगों का डेमोक्रेसी में? फिर तो लोग यही चाहेंगे भैया मिलिट्री रूल हो, इनको सबको जेल में डालो जो क्रिमिनल्स हैं। तो जनता भी यहाँ पे पूरी तरह से गलत नहीं है, उसको जनता परेशान है बेसिकली देखा जाए तो। एक आदमी जिसके ऊपर 50 क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, आप उसको जेल मंत्री बना रहे हो, ठीक है। किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे देश में ऐसा हो चुके हैं। बहुत ही ज्यादा करप्शन चार्जेस एक वाला पर्सन जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट भी कर दिया है, वही आदमी आपका स्टेट का, आपके देश का, आपके इंस्टीट्यूशंस का, वो उनका इकोनॉमिक डिपार्टमेंट समझा संभाल रहा है। ये जब देश में विश्वास कम होने लगता है ना आम आदमी में इन सब चीजों को लेके, तो इसीलिए लोग चाहते हैं मिलिट्री रूल हो। तो इसीलिए तो डेमोक्रेसी में विश्वास कम होता नजर आ रहा है, राइट। Interestingly, a very high share of the Indians also wanted experts to rule and not elected officials. बहुत बार आपने सुना होगा कि लोग ये कहते हैं कि अरे जजेस जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, इनको रूल करना चाहिए क्योंकि पढ़े लिखे हैं, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की समझ है, इन्हें आम आदमी प्रॉब्लम समझ में आती हैं। इलेक्टेड लीडर्स को नहीं जाना चाहिए, मतलब हम लोग वोट देने में इंटरेस्टेड नहीं है, पढ़े लिखे लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को बैठाइए ऑफिस में, उनको रूल करने दीजिए। हालांकि मेरिटोक्रेसी इज नॉट अ गुड आइडिया ऑफ कोर्स। मेरिटोक्रेसी बेसिकली डेमोक्रेसी का अपोजिट है एक तरह से देखा जाए तो। मेरिटोक्रेसी में मतलब सिर्फ उन्हीं लोगों का अधिकार मिलता है जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनके पास डिग्री होगी, जिनके पास एजुकेशन होगी, उनको ही अधिकार मिलते हैं मेरिटोक्रेसी में। तो सिर्फ ये कहना कि एक्सपर्ट रूल करेंगे, कल को ये भी बोलेंगे वोट सिर्फ वही लोग देंगे जो पढ़े लिखे हैं, जो एक रैंक से ऊपर आते हैं। और ये एक्सपर्ट लोग को इनको कौन इलेक्ट करेगा? ये भी तो बड़ी बात है ना। इनको कौन इलेक्ट करेगा? तो जैसे वो जजेस की बात करते हैं, जजेस ही जजेस को इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, राइट। तो इस तरह का सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो ये भी गलत है एक तरह से देखा जाए तो। मेरिटोक्रेसी कोई बहुत अच्छा वर्च्यू नहीं है। जिन कंट्रीज के अंदर मेरिटोक्रेसी फॉलो की गई है, उन्होंने ऐसा नहीं है कि बहुत ग्रो किया है, ठीक है। अल्टीमेटली दुनिया में जितनी कंट्रीज ग्रो कर रही है, जो बेस्ट लेवल पे है आज, पर कैपिटा इनकम, हंगर, जो भी चीज है, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी,
मोस्टली कंट्रीज को आप देखोगे वहां पे ज्यादा फ्री डेमोक्रेसी है। जिन कंट्री में जितनी ज्यादा फ्री डेमोक्रेसी है ना, वो कंट्री सोशो इकोनॉमिक कंडीशन में उतनी ही ऊपर है। तो आप कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन जो एग्जाम्पल हमारे सामने वो तो यही है। आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखिए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, अमेरिका, कनाडा, इन कंट्रीज को देखिए, जहां पे जो लगभग हर पैमाने पे वो अच्छी हैं, और इनमें सब में फ्री डेमोक्रेसी है। ठीक है। तो ये फ्री डेमोक्रेसी ही एक्चुअली सॉल्यूशन है, रादर देन मिलिट्री रूल एंड अथॉरिटेरियनिज्म। लेकिन इस चीजों को समझने के लिए भी एक आपको मेरिट चाहिए होती है, जो कि बहुत सारे लोगों में नहीं होती है। राइट, उनको सिंपल सॉल्यूशन चाहिए, और सिंपल सॉल्यूशन यही होता है उनके नज़र में, क्रिमिनल्स को जेल में डाल दो, मिलिट्री रूल कर दो, सब डिसीजन सही हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। खैर, ये लोगों का अपना सोचना है जो इस सर्वे के अंदर आया है। द सर्वे आस्क्ड अबाउट प्रेफरेंस फॉर टू टाइप्स ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नेंस। ठीक है, दो तरह का अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट सरकार लोगों से पूछा गया। पहले लोगों से पूछा गया, भाई आप क्या चाहते हो, ए पावरफुल लीडर होना चाहिए सेंटर में। ठीक है, उसकी मर्जी से सब कुछ होगा, उसकी मर्जी से कानून बनेंगे, उसकी मर्जी से जुडिशरी चलेगी। अथॉरिटेरियन लीडर ऐसा होना चाहिए। दूसरा पूछा गया, भैया मिलिट्री रूल करे। कुछ लोगों ने कहा मिलिट्री रूल करे, कुछ लोगों ने कहा अथॉरिटेरियन लीडर होना चाहिए। लोगों की अपनी अपनी समझ है, वो सब यहाँ पे बात करेंगे ये। तो डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म में क्या फर्क होता है? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल ना, वी द पीपल, पीपल इज इन द सेंटर। जो लोग सरकार चला रहे हैं, वो लोग किसके द्वारा चुने जाएंगे? वो भी लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। जो सरकार वहां चुनी गई है, जो हमें रूल करेंगे, वो क्या पॉलिसी फॉलो करेंगे, वो भी लोग से डिसाइड करेंगे। उनको कब तक वहां पावर में रखना है, ये भी लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे लोगों के द्वारा किया जाता है। फंडामेंटल लिबर्टी जो आपकी होती है, राइट टू फ्री स्पीच, रिलीजन वगैरह, वो सब यहाँ पे रिस्पेक्ट की जाती है। आप कुछ भी बोल सकते हो, पब्लिकेशन कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई भी खाना खाइए, जैसे भी कपड़े पहनिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, लोग, सरकार ये डिसाइड नहीं करती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहाँ पे इंश्योर किए जाते हैं डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि भैया मेजोरिटेरियनिज्म है, नो। मतलब जैसे किसी देश में अगर 100 लोग हैं जो एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं, मतलब 98 लोग हैं जो एक ही रिलीजन से बिलोंग करते हैं, और दो लोग हैं जो दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो 98 लोग ये नहीं कह सकते अच्छा इन दो लोगों को जला के मार दो, हमें ये पसंद नहीं है। दैट इज नॉट डेमोक्रेसी। ठीक है, दैट इज द वर्स्ट यूज ऑफ डेमोक्रेसी। दैट इज द टिरानी ऑफ मेजोरिटी। ये डेमोक्रेसी नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब तो ये होता है कि ये जो दो लोग हैं, दे शुड फील सेफ अमंगस्ट 98 पीपल। दिस इज द ड्यूटी ऑफ दिस 98 पीपल टू मेक श्योर कि दो लोग जो है सेफ फील करें। इन दो लोग भी वही अधिकार एंजॉय करें जो 98 करते हैं। तो डेमोक्रेसी नंबर के बेसिस पे नहीं होती है, वैल्यूज के बेसिस पे होती है। तो आप किसी भी धर्म को, जाति को, लैंग्वेज को, जो भी है आपके बिलीफ है, मानने वाले हो, आप सब सेफ फील करें। दैट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। राइट। अथॉरिटेरियनिज्म इज टोटली डिफरेंट। अथॉरिटेरियन में एक डिक्टेटर होता है, सब कुछ उसकी मर्जी से चलता है, कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता, कोई उसके खिलाफ लिख नहीं सकता, जेल में डलवा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। ये होता है अथॉरिटेरियनिज्म। इलेक्शन ऐसा लगता है इलेक्शन हो रहे हैं जैसे रशिया में होता है, लेकिन एक्चुअली इलेक्शन होते नहीं, क्योंकि या तो वहां अपोजिशन होती ही नहीं है, अपोजिशन होती है तो उसके पास पावर नहीं होती। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उन कंट्रीज के अंदर, उनको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया जाता है। ट्विटर का हैंडल वगैरह बंद करवा दिए जाते हैं, यूट्यूब चैनल बंद करवा दिए जाते हैं, मीडिया हाउसेस को खरीद लिया जाता है इन ऐसी जगह पे। तो फ्री विल नहीं है लोगों के पास। सिटीजन्स आर सब्जेक्ट हु मस्ट सबमिट नॉट पार्टिसिपेट। लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऊपर से जो फरमान आया है ना, आप सिर्फ उसके सबमिट करिए, उसको फॉलो करिए, दैट्स इट। ये होता है अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, इसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होते हैं किसी भी तरह के। ये होता है अथॉरिटेरियनिज्म। तो डेमोक्रेसी और अथॉरिटेरियनिज्म में बहुत फर्क होता है। और ये कोई एक्सट्रीम नहीं है कि एक तरफ डेमोक्रेसी एक तरफ अथॉरिटेरियनिज्म है, तो या तो ये होगा या ये होगा, ऐसा नहीं होता है। ये एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है, पूरा स्पेक्ट्रम होता है। किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कुछ चीजें अथॉरिटेरियन आपको दिखेंगी, ऑब्वियसली दिखेंगी। कुछ अथॉरिटेरियन कंट्रीज के अंदर भी हो सकता है कुछ डेमोक्रेटिक चीजें इंक्लूड की जाएं।
तो ये पूरा स्पेक्ट्रम होता है। गोल होता है कि अच्छी, जितना हम लोग क्लोज जा सकें डेमोक्रेसी की, उतना गोल होता है। अब कुछ कंट्रीज के थोड़ी ज्यादा क्लोज होती हैं, कुछ कंट्रीज के बीच में होते हैं, कुछ कंट्री काफी दूर होती हैं, डिपेंड करता है वो तो, है ना। इंडिया में बहुत सारी टेंडेंसीज आपको ऐसे दिखेंगी जिसमें लगेगा अरे हम तो बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है। कुछ टेंडेंसी ऐसी दिखेंगी बिल्कुल भी नहीं है, हम तो बिल्कुल अथॉरिटेरियन है। कुछ लगेंगी कि बीच में लगेंगी, हाँ थोड़ा डेमोक्रेसी है, थोड़ा अथॉरिटेरियनिज्म नजर आता है। तो ये, क्योंकि इंडिया भी इतना मैच्योर डेमोक्रेसी उस ग्राउंड लेवल पे अभी है नहीं है। ठीक है, वी आर जस्ट इन द प्रोसेस ऑफ इट। लेकिन ठीक है, इंडिया में ऑफ कोर्स इन फंडामेंटल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, फ्री जुडिशरी हमारे पास है, फ्री ओपोजिशन हमारे पास है, फ्री प्रेस हमारे पास है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ऑफ कोर्स इंडिया की जो हम बोले पॉलिटी की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, काफी डेमोक्रेटिक है। कुछ एंगल, ठीक है, हर लेवल पे, पंचायत लेवल पे, सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे आपको कुछ टेंडेंसी अथॉरिटेरियनिज्म वाली दिख सकती हैं। लेकिन ये कौन दूर करेगा? ये भी तो लोग ही डिसाइड करेंगे ना, क्योंकि अल्टीमेटली पीपल इज द पावर। कांग्रेस कैलसली गेव अवे कच्छातीवू इन द श्रीलंका, ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा है। ये कच्छातीवी का लैंड हुआ करता था जो इंडिया के कंट्रोल में पहले हुआ करता था। कच्छातीवू आइलैंड जो है 14 सेंचुरी में एक वोल्केनिक इरप्शन से बना था। ये है भैया इसकी लोकेशन, जो राइट डॉट आपको नजर आ रहा है, कच्छातीवू आइलैंड। इधर ये इंडिया है, रामेश्वरम, और इधर आता है आपका श्रीलंका। ये बीच में है पाक स्टेट, जो कि इंडिया और श्रीलंका का बाउंड्री है। ठीक है, 1974 में जब इंडिया श्रीलंका के बीच में बाउंड्री डिसाइड की गई, तो ये कच्छातीव आइलैंड जो है वो जॉइंट अग्रीमेंट से श्रीलंका को दे दिया गया। मतलब इसकी जो ओनरशिप है टेरिटोरियल, वो श्रीलंका को हम लोगों ने दे दिया। कच्छातीव आइलैंड बहुत बहुत सालों से दोनों ही कंट्री के फिशरमैन यूज किया करते थे, किसी के बीच में कोई झगड़ा नहीं था। देखिए, कच्छातीव आइलैंड के ऊपर कोई रहता नहीं था। जो फिशरमैन होते थे, जो मछुआरे होते थे, वो यहाँ पे आके रेस्ट किया करते थे। अपने जो नेट वगैरह होते हैं उनको जो है सुखा लिया करते थे, है ना, लोडिंग अपलोडिंग करने का काम कर लिया करते थे, वो सब होता था। हालांकि यहाँ पे एक छोटा सा चर्च भी है, उसमें एक साल भर में एक फेस्टिवल भी होता है। बट इसके ऊपर ऐसा कोई ओनरशिप नहीं थी कि तुम्हारा है मेरा है, ऐसा कोई झगड़ा कभी हुआ नहीं था। 1974 के बाद झगड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया कि जो इंडियन साइड के जो फिशरमैन हैं, वो श्रीलंका वाली साइड में यूजली क्रॉस कर देते हैं, और दे हैड अ हिस्टोरिकल क्लेम टू दिस कच्चाती आइलैंड। लेकिन काफी कंट्रोवर्सी है इसके ऊपर। ऑफ कोर्स तमिलनाडु ऑलवेज क्लेम्स कि कच्छातीव उनका है। तो 1974 में श्रीलंका को दे दिया गया। तो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये गलती से दे दिया गया, मतलब भागा दौड़ी में दे दिया गया, इसके ऊपर और डिबेट डिस्कशन हो सकती थी, ऐसा उन्होंने कहा है। क्योंकि अभी तो 2024 में इलेक्शन चल रहे हैं ना, तो थोड़ा कैंपेनिंग को लेके वो सब चीजें यहाँ पे हो सकता है उन्होंने बोला हो। खैर, रशियाज इन्वेजन impaired साइंटिस्ट एबिलिटी टू कलेक्ट क्लाइमेट डेटा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, बात ऐसी है कि व्हेन वी टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, अब इसके लिए रिसर्च तो करनी पड़ेगी ना। रिसर्च बिना तो काम नहीं चलेगा। हमारे पास हमारा जैसे आईआईपीसी होता है, ठीक है, आईपीसीसी होता है, ये लोग क्या करते हैं, रिसर्च तो करनी पड़ेगी। अलग अलग जगह पे सेंटर्स होते हैं, रिसर्च सेंटर्स होते हैं। आर्कटिक जो रीजन है, ये ऑल वर्ल्ड एवरेज से 4 गुना ज्यादा फास्ट गर्म हो रहा है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, ठीक है, वो सब स्टडी करने के लिए आपको करना पड़ता है रिसर्च। और आर्कटिक रीजन के अंदर बहुत सारे रिसर्च स्टेशंस खुले हुए हैं, कई सौ, जिनमें से आधे से ज्यादा जो स्टेशन है वो रशिया हैंडल करता है, या फिर वो रशियन टेरिटरी के अंदर है। बात यह है कहने की कि रशिया की मर्जी के बिना आर्कटिक सर्कल के अंदर आप रिसर्च नहीं कर सकते। कर सकते हो, लेकिन वो एक एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं होगा। जब से यूक्रेन के साथ रशिया का झगड़ा हुआ है, साइंटिस्ट जो हमारे हैं वो डेटा एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रशिया की साइड वाले फील्ड को या तो क्लोज कर दिया गया है, या रशिया आपको परमिशन ही नहीं दे रहा है। यहां पे बड़ी बात है। तो जब डेटा ही आपके पास नहीं होगा, तो फिर कंक्लूजन क्या निकालोगे? आप जो फाइनल रिपोर्ट लेके आओगे वो भी आधी अधूरी होगी, वो भी बायस्ड होगी, क्योंकि प्रॉपर आपके पास डेटा ही नहीं था। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने फंडिंग करना बंद कर दिया है उन इंस्टीट्यूशंस को जो रशिया के साथ कोलैबोरेट किया करते थे टू कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज।
तो बात यह है कि भाई ये जो पूरे का पूरा रिसर्च जो फील्ड था आर्कटिक रीजन के अंदर, ये कोलैप्स हो चुका है। तो जब डेटा ही नहीं होगा तो स्टडीज का कंक्लूजन भी ऐसा ही निकलेगा। जो रिसर्च यूज करते हैं जिस मेथड को, उसे कहा जाता है अर्थ सिस्टम मॉडल। इसमें पूरी दुनिया को मतलब एक कनेक्टेड इकोसिस्टम के तौर पे दिखाया जाता है, और आर्कटिक रीजन इसके लगभग लगभग सेंटर में होता है। बहुत सारे पैरामीटर्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं इस ईएसएम सिस्टम के अंदर। आपका टेम्परेचर, वेजिटेशन, प्रेसिपिटेशन, स्नो डेप्थ, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन क्योंकि स्टेशन ही बंद हो गए हैं, तो यही जो मेथोडोलॉजी है वो आईपीसीसी के द्वारा भी यूज की जाती है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज, जो कि यूएनएफ ट्रिपल सी के लिए रिकमेंडेशन देता है या उनको साइंटिफिक प्रूफ प्रोवाइड करवाता है। वो भी सेम मॉडल ही यूज करते हैं। तो रशिया, क्योंकि वॉर चल रहा है, तो इस वजह से देर आर लॉट ऑफ इश्यूज। ठीक है। ये जो साइट होती हैं रिसर्च करने वाली, इसे हम लोग इंटरैक्ट कहते हैं। बंद हो चुकी हैं तो इंटरेक्शन भी बंद हो गया, वो सीधी सी बात है। इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है फिलहाल? शॉर्ट टर्म में जो इसका सोल्यूशन हो सकता है, ये हो सकता है भैया हम लोग कुछ ऑल्टरनेट साइट्स फाइंड आउट कर लें, है ना। पहले सर्बिया वगैरह में, हम साइबेरिया वगैरह में कर सकते थे, तब तो बंद हो गई है। तो क्यों ना हम लोग थोड़ा सा कनाडा वाला हिस्सा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर कुछ हिस्से में स्टेशन एस्टेब्लिश कर लें। लेकिन नए स्टेशन एस्टेब्लिश करना इतना आसान तो नहीं है। जो अभी स्टेशन एस्टेब्लिश किए थे उनमें तो कितने साल लगे थे। तो ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ऐसा नजर नहीं आता, लेकिन और क्या ही कर सकते हैं, ये मजबूरी की बात है भाई। रशिया ने जब बंद कर दिया तो आपको वो करना पड़ेगा, राइट। तो दैट इज वन थिंग, क्योंकि जो क्लाइमेट स्टडीज होती हैं वो को डिपेंडेंट होती हैं। क्लाइमेट चेंज तो पूरी दुनिया को ही इम्पैक्ट करता है। तो इसमें ऐसा तो होता नहीं कि ब्राजील वाले अपना कर रहे हैं, बांग्लादेश वाले अपना कर रहे हैं, नहीं। इंटरकनेक्टेड है। अगर आप अलग अलग रिसर्च करते भी हो तो डेटा तो आपको शेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप डेटा शेयर नहीं करोगे आप कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं सकते। क्योंकि पैसिफिक ओशन अटलांटिक ओशन से जुड़ा हुआ है, अटलांटिक इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ है, अ, सब कुछ जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली पूरा इकोसिस्टम कनेक्टेड है। तो डेटा तो आपको शेयर करना ही पड़ेगा। तो ये को डिपेंडेंसी है, जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया में जो भी डेटा कलेक्ट होगा, इस साल का होगा या पिछले साल का होगा, वो बायस्ड होगा। बायस्ड इन द सेंस कि उसके अंदर एरर होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। तो ये जो है, इस पर्सपेक्टिव से आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। ठीक है। मैनी कंट्रीज येट टू फुल्ली इंप्लीमेंट स्टेप्स टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द वर्चुअल एसेट्स। यहाँ पे वर्चुअल एसेट का मतलब इसका जैसे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की बात वो लोग कर रहे हैं। तो एफएटीएफ का ये कहना है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए या टेररिस्ट फंडिंग को रोकने के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं कंट्रीज के द्वारा, वो आधे अधूरे हैं। क्या हार्ड कैश होता है, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें तो चलो फिर भी ठीक है, कुछ ना कुछ स्टेप्स आपने लिए होंगे। लेकिन जो वर्चुअल करेंसी चल रही हैं, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, उसके ऊपर अब तक किसी भी कंट्री ने ऑलमोस्ट कुछ भी खास काम नहीं किया है। ये एफएटीएफ का भी कंक्लूजन आया है। तो एफएटीएफ होता क्या है आपको पता होना चाहिए। एफएटीएफ एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है। मतलब ये दुनिया में नजर रखती है कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए और टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सेट करती है ताकि इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज को प्रिवेंट किया जा सके। कंट्रीज में जो पॉलिटिशियंस हैं, उनको सजेशंस देती हैं। उन कंट्री के अंदर जो कानून बनाए जाते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि जो टेररिस्ट फंडिंग को प्रमोट ना करें। जो रेगुलेटरी रिफॉर्म होते हैं इन कंट्रीज के अंदर, उसके अंदर ये हेल्प करती है। 200 से ज्यादा कंट्रीज और ज्यूरिसडिक्शन जो है वो इस काम में लगी हुई हैं। तो करता कैसे है ये एफटीएफ? एफएटीएफ करता है ये सब रिकमेंडेशंस के थ्रू। एफएटीएफ जो है वो बहुत सारी रिकमेंडेशंस देता है, जिसे एफएटीएफ रिकमेंडेशन स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं। उनका अगर कोई कंट्री फॉलो करती है, तो इसका मतलब वो कंट्री ना तो टेररिस्ट फंडिंग कर रही है, ना ही ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है। लेकिन कुछ लोगों का ये सोचना है कि एफएटीएफ सिर्फ इन दो ही हिस्सों में काम करती है, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग। ऐसा नहीं है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इलीगल ड्रग, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इनकी फंडिंग रोकने का काम भी करता है एफएटीएफ। हालांकि ये काम एफएटीएफ का मेजर काम नहीं है, लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए तो ध्यान देना है कि इन चीजों में भी एफएटीएफ का रोल होता है। ठीक है। अब सवाल ये है कि साहब ये जो एफएटीएफ रिकमेंडेशंस देता है, कितनी रिकमेंडेशंस है? इसे कहा जाता है एफएटीएफ 40+9। ठीक है। शुरुआत में जब एफएटीएफ चला था तो उस समय में देर वर 40 रिकमेंडेशंस। लेकिन फिर आपको पता है कि भैया 9/11 हो गया।
तो रियलाइज हुआ उनको कि भाई खा सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग से तो काम नहीं चलने वाला है। टेररिस्ट अब तो अभी बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है दुनिया में। जब 9/11 का अटैक हुआ तो दुनिया की आंखें खुल गई। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब हम लोग टेररिस्ट फंडिंग भी जोड़ेंगे इसमें। तो उन्होंने 9 स्पेशल रिकमेंडेशन ऐड किया टेररिस्ट फंडिंग को लेके। तो अभी टोटल मिला के 49 रिकमेंडेशन हैं, जिनमें से 9 रिकमेंडेशन जो है आपकी वो मनी लॉन्ड्रिंग को लेके हैं, और जो 40 मनी लॉन्ड्रिंग को लेके हैं, और जो 9 है वो आपकी टेररिस्ट फाइनेंसिंग को लेके हैं। ये होती है 49 प्लस 40 प्लस 9 रिकमेंडेशन। ठीक है। एफएटीएफ कंट्रीज की लिस्ट इशू करता है। ठीक है। और कुछ कंट्री ऐसी होती है जिनको कहा जाता है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और द टेरिटरीज, एनसीसीटीज उसको कहा जाता है। ये कंट्री वो कंट्री होती हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेके या टेररिस्ट फाइनेंसिंग को लेके अपनी कंट्री में प्रॉपर कानून नहीं बनाती हैं, रेगुलेट उनको नहीं करती हैं। उन कंट्रीज को बेसिकली हम लोग कहते हैं एफएटीएफ ब्लैक लिस्ट। ठीक है। कुछ कंट्री को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, कुछ को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, जैसे पाकिस्तान काफी समय तक ग्रे लिस्ट में रहा। ठीक है, चलिए। आर्ट ऑफ इंडियाज HIV एड्स रिस्पॉन्स, अच्छा आर्टिकल है। ठीक है। HIV को लेके कई बार इन डिसीज स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। ट्यूबरकुलोसिस को लेके पहले क्वेश्चन आ चुका है, HIV को लेके भी आ सकता है। तो उसमें इंडिया की जो जर्नी है HIV को लड़ने की, बेसिकली उस जर्नी को लेके जो है पूरा आर्टिकल अच्छा आर्टिकल है। शुरुआत जो है 1 अप्रैल, आज का जो दिन है वो खास दिन है, क्योंकि आज ही के दिन 20 साल पहले इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था अप्रैल 1 2004 को, जिसे कहा गया था फ्री एंटी रिविटोरियल वायरल थेरेपी। ठीक है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, आर्ट इसको कहा जाता है। किसके लिए किया गया था? फॉर पर्संस लिविंग विच HIV, ऐसे लोग जिनको HIV है उनके लिए ये लॉन्च किया गया था। ये 1990s का दौर था दोस्तों, जब दुनिया में बहुत ज्यादा एड्स फैल गया था। HIV वायरस बहुत ज्यादा फैल गया था, अफ्रीका से फैला, पूरी दुनिया में फैला। तो उस समय 1990s का दौर ऐसा था जब HIV को लेके बहुत फियरफुल फील किया जाता था, स्टिग्मा था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था उन पेशेंट्स के साथ, बहुत ज्यादा। तो इंडिया में भी ऑफ कोर्स जब सारी दुनिया में केस बढ़े तो इंडिया में भी केस बढ़े होंगे। तो फिर 2000 के अंदर जो है एक UN के अंदर एक मिलेनियम समिट हुआ, जिसमें ये कहा गया कि भाई सभी कंट्री को स्टेप लेने चाहिए टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ HIV। तो एक ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स एस्टेब्लिश किया गया, ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी, मलेरिया के लिए भी। अब इंडिया भी इसके अंदर इसका भी इंडिया में पार्ट था। तो फाइनली इंडिया ने 2004 के अंदर ये आर्ट को लॉन्च किया। 2004 में इंडिया में 5.1 मिलियन पॉपुलेशन ऐसी थी जिनको HIV था, मतलब हमारी पॉपुलेशन का 0.4% आप कह सकते हो। ठीक है। सरकार ने सोचा कि यार मामला थोड़ा सीरियस है, कुछ ना कुछ किया जाए। उस समय सरकार ने आर्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया, लेकिन शुरुआत में बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा। उस समय सिर्फ 7,000 लोग ही ऐसे थे जो आर्ट थेरेपी पे थे, मतलब जिनको दवाइयां दी जा रही थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो दवाइयां दी जाती हैं HIV को कंट्रोल करने के लिए वो काफी ज्यादा हाई कॉस्ट थी, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। एक और प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम क्या बोलिए, इंटरवेंशन की जाती है जिसे कहा जाता है हार्ट हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी बोलते हैं इसको। इसमें बहुत सारी जो दवाइयां होती हैं उनका मिक्सचर होता है ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ सके, लेकिन ये भी बहुत महंगा था। $10,000 अ ईयर, ये भी बहुत महंगा था। तो सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, इन सब चीजों से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या किया, फ्री कर दिया। ठीक है, फ्री। अब फ्री जब हुआ और फिर बाद में मीडिया के थ्रू कैंपेनिंग करके जब अवेयरनेस बढ़ाया गया, तो फिर लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में समझ में आया। बाद में इसके अंदर जो है चिल्ड्रन को भी इंक्लूड किया गया। चिल शुरुआत में इंडिया में 10 से भी कम ऐसे सेंटर थे, आर्ट सेंटर। आज 700 से ज्यादा आर्ट सेंटर जो है आपको नजर आएंगे। ये तो सिर्फ मेजर सेंटर हैं, इनके जो लिंकेज सेंटर हैं वो तो और भी बहुत ज्यादा है। राइट। तो शुरुआत में ये चीजें जो है की, और आज नतीजा ये निकला 20 साल के बाद, इंडिया में सिर्फ 0.2% पॉपुलेशन ही है जो HIV से ग्रसित है। पहले इट वाज अराउंड 2.4, तो 20 साल में हम लोगों ने आधा कर दिया है। 2.4 मिलियन, कहाँ थे 5.1 मिलियन, आधा कर दिया हम लोगों ने। तो ये सक्सेस ही तो है।
राइट, इट्स अ बिग सक्सेस। इस सक्सेस का जो आर्ट बेसिकली जो पॉलिसी हम लोगों ने बनाई, वो एक पीपल सेंट्रिक अप्रोच था। सबसे बड़ी खास बात ये थी, सरकार ने लोगों को डिक्टेट नहीं किया, सरकार ने लोगों को बताया। ठीक है, उसके अलावा फ्री डायग्नोस्टिक फैसिलिटी दे दी गई, पेशेंट को बिल्कुल पर्सनल अटेंशन दिया गया, उनकी डायग्नोसिस बहुत अच्छे तरीके से की गई। जो टीबी के केसेस थे उनके साथ लिंक करके जो है इलाज चलाया गया। ये जब सारी चीजें की गई तो लोग रिपोर्ट करवाने लगे। पहले तो लोग रिपोर्ट ही नहीं करवाते थे। हालांकि अभी भी मामला उतना क्लियर नहीं है, अभी भी बहुत सारे लोग रिपोर्ट नहीं कराते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट फिर भी हम लोगों ने ये किया। और फिर हम लोगों ने नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी चलाया, और जिसके अंदर हम लोगों ने ये टारगेट किया कि टू रिड्यूस द एनुअल न्यू HIV इन्फेक्शन बाय 2025 तक हमें क्या करना है। 2025 तक इंडिया से 80% HIV इन्फेक्शन को कम करना है। जो HIV के रिगार्डिंग डेथ होती हैं, एड्स के रिगार्डिंग, उनको 80% कम करना है। ये हमारा टारगेट है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने पॉलिसी बनाई, टारगेट रखा 95 95 95। ये बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है 2025 तक का। और लेट्स होप इसको हम लोग अचीव कर लें। इसमें 95 95 95 में क्या होता है, देखिए एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 95 95 95 टारगेट आर रिगार्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो उसमें आपको बोलेगा वो ट्यूबरकुलोसिस, HIV, कुछ भी बोल सकता है इस तरह का, मलेरिया, डेंगू, कुछ भी। तो ध्यान देना, ये HIV के बारे में है। क्या कहता है, कहता है 95% ऑफ ऑल पीपल लिविंग विद HIV नो देयर HIV स्टेटस। बहुत बार लोगों का HIV होता है, उनको पता ही नहीं होता उनका HIV है। तो एटलीस्ट ये टारगेट अचीव करना है कि 95% लोगों को कम से कम पता तो हो कि भाई तुम्हें HIV है। 95% लोगों को डायग्नोसिस प्रॉपर हो जानी चाहिए, और उनकी आर्ट थेरेपी शुरू हो जानी चाहिए। राइट, 95% लोगों का HIV सप्रेस हो जाना चाहिए। देखिए HIV एक बार अगर आपको हो गया ना, उसको सप्रेस किया जा सकता है। आजकल ऐसी दवाइयां आ गई हैं, ठीक है, वो हम लोग बना चुके हैं दवाइयां। पूरी तरह से 0% पे आ जाएगा ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन काफी समय तक अगर आपको HIV है, मतलब किसी को HIV है, तो आप काफी लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हो अगर ये दवाइयां रेगुलरली ले रहे हो। लेकिन हर चीज की तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके भी हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आपके पास हैं, कई सारे चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज ये है दैट डिलेड एनरोलमेंट टू द आर्ट फैसिलिटी। ठीक है, आज भी बहुत बड़ा इशू है, लोग रिपोर्ट बहुत लेट करवाते हैं। जब तक लोग रिपोर्ट करवाते हैं तो उनका HIV काफी ज्यादा सीवियर हो चुका होता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या पे नजर आती है। एक समस्या हमारे देश में नॉर्मल सी बात रहती है, भाई ये देखिए आपने दवाई लेनी शुरू किया, आपको जैसे हल्की सी रिकवरी होने लगी ना, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हो। राइट, आपको लगता है चलो ठीक है, अब तो ठीक हो ही गए, अब क्या ही करना है। तो ऐसा भी होता है। तो जब लोग थोड़ा सा अच्छा फील करने लगते हैं तो अपनी डोज मिस कर देते हैं। कुछ लोग तो महीनों महीनों तक डोज लेते ही नहीं है, क्योंकि इतनी हाई इंटेंसिटी डोज होती हैं ये। थोड़ा इसका साइड इफेक्ट तो आपकी बॉडी पे नजर आता ही है। लेकिन जब थोड़ा HIV से लोग अच्छा फील करने लगते हैं तो छोड़ देते हैं दवाई। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आती है। दूसरा, उसके अलावा सप्लाई और अवेलेबिलिटी, ये तो दिक्कत है ही। खैर हमारा देश इतना डाइवर्स कंट्री है ना, हिल एरियाज, डेजर्ट एरियाज एंड ऑल दैट, तो कैसे आप सप्लाई इंश्योर करोगे, वो एक बहुत बड़ी बड़ी बात यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट यहाँ पे ना के बराबर है, तो इनको भी डेफिनेटली इंक्लूड करना है। क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट बढ़ता है तो जो अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और एक्सपर्टीज वो बढ़ जाता है। राइट, उसके अलावा जो हमारा स्टाफ है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये एक अलग से चैलेंज आता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरे जो डिसीज हैं जैसे हेपेटाइटिस डिसीज हो गया, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इनको HIV के प्रोग्राम्स के साथ जो है वो लिंक करना है, जो अभी तक हम लोग नहीं कर पाए बहुत अच्छे से। ये एक चीज यहाँ पे नजर आती है। उसके अलावा जो सेवंथ, द फोकस्ड अप्रोच नीड्स टू बी अडोप्टेड टू रिड्यूस द प्रिवेंटेबल मोर्टेलिटी दैट इंक्लूड सिस्टमैटिक डेथ रिव्यूज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द एडवांस डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, कुछ केसेस में एडवांस डायग्नोस्टिक की आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मतलब उसके लिए बड़ी एडवांस मशीन्स आती हैं। वो आप जो उस बहुत अर्ली स्टेज में HIV डिटेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, वो इंडिया में अभी नहीं है अवेलेबल बहुत ज़्यादा, तो उनको भी लेके आना चाहिए। लेकिन कुल मिला के ये है कि आर्ट जो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया था 2004 के अंदर, 20 साल में इसने बहुत काम किया है।
हर आदमी का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल रहा, पॉलिटिकल, चाहे सरकारें हों, क्योंकि 2004 से अभी तक ये दो बार सरकारें बदल चुकी हैं देश में, दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहा। टाइम टू टाइम देखा गया इसके अंदर फंडिंग सरकार ने बढ़ाई है ना। जो पुरानी सरकार थी, नई सरकार के अंदर भी इसके अंदर ऊपर काम किया गया है। कम्युनिटी लेवल पे स्टेक होल्डर को एंगेज किया गया, लोगों के से सजेशंस मांगी गई, वो सब चीजें करके ऑफ कोर्स काफी सक्सेसफुल हम लोगों ने हासिल किया है यहाँ पे। बट यस, अभी अ, थोड़ा सा इसके ऊपर और हम लोग काम कर सकते हैं। तो लेट्स सी ये 995 95 95 हम लोग ने टारगेट को अचीव करें, और जल्दी से जल्दी जो है इस प्रॉब्लम को दूर करें। ठीक है, तो ये एक डिसेंट आर्टिकल है इसके अंदर। अब मतलब हर वो आर्टिकल आर्टिकल डिसेंट होता है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, जिसमें एक प्रॉब्लम डिस्कस की गई होती है, चैलेंजेस डिस्कस किए होते हैं, और सॉल्यूशन डिस्कस किए होते हैं। उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये एक परफेक्ट आर्टिकल है। एक प्रॉब्लम भी है, या हमारे यहाँ पे कन्फ्लिक्ट भी है, रेजोल्यूशन भी है, और सॉल्यूशन भी है, डोमेस्टिक एंगल भी है, इंटरनेशनल एंगल भी है। तो उस आर्ट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफी अच्छा मसाला एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको इस आर्टिकल में मिलेगा। तो आप इसके सेल्फ नोट्स भी बना सकते हो, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा। डिसीज बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, और उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।